ये ब्रिज रूस को सिर्फ क्रीमिया से ही नहीं जोड़ता था, ये रूस की ताकत, रूस के वर्चस्व और बेमिसाल इंजीनियरिंग की कहानी कहता था। पुतिन ने 4 साल पहले इस पुल का उद्घाटन इस पर ट्रक चलाकर किया था। В разные исторические эпохи. और जब ये ब्रिज गिरा तो ये रूस के अहंकार पर चुनौती थी। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ, उधर रूस ने यूक्रेन पर बमों की बारिश कर दी। रूस ने 10 अक्टूबर को यूक्रेन पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। एक के बाद एक कई रूसी मिसाइलों का रुख यूक्रेन की तरफ मुड़ गया। भयंकर हवाई हमले में कई लोगों की जान चली गई और भारी संख्या में लोग घायल हुए। यूक्रेन युद्ध में रूस के इस जबरदस्त हमले के बाद ये डर लगने लगा है कि कहीं पुतिन यूक्रेन पर केमिकल या न्यूक्लियर अटैक न कर दे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुतिन ने ऐसे इशारे भी दिए थे, तो क्या आने वाले दिनों में ये युद्ध परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? परमाणु युद्ध की धमकियां तो 8 महीनों से चल रही हैं, लेकिन क्या अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिनों पहले साफ लफ्जों में कहा है कि अगर रूस की सुरक्षा खतरे में पड़ी तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। Российской политики Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим. पुतिन ने इस तरह के बयान तो पहले भी दिए हैं, लेकिन इस बयान से पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। G7 देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें रूस को चेतावनी दी गई कि अगर यूक्रेन पर केमिकल, बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर अटैक हुआ तो रूस को बहुत बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी थे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है। हम आपको बताते हैं क्या होते हैं टैक्टिकल परमाणु हथियार। टैक्टिकल परमाणु हथियारों को उनके आकार, रेंज और सीमित सैन्य निशानों के आधार पर पहचाना जाता है। इन्हें गैर रणनीतिक हथियार भी कहा जाता है कि टैक्टिकल हथियारों को सीमित दायरे में तात्कालिक सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार किया जाता है, जिनसे युद्ध जीतने में मदद मिल सके। इनकी क्षमता कम होती है और धमाके के दौरान कम ऊर्जा निकलती है। टैक्टिकल हथियार अक्सर मिसाइलों में लगाए जाते हैं या फिर विमान से गिराए जाते हैं या फिर तोप के गोलों से भी दागे जा सकते हैं। तकरीबन 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं रूस के पास, जिसमें तकरीबन 1500 ऐसे हैं जो स्ट्रैटेजिक हैं, जिसका दूरी बहुत ज़बरदस्त है, उसका जो किलोटन है वो ज़बरदस्त है। तो नुकसान होने का मतलब आप कहीं पर भी बैठ करके दूसरे देश में जा करके बर्बाद करें। टैक्टिकल है कि नज़दीकी कम से कम 40 किलोमीटर हुआ या 100 किलोमीटर के ऊपर आपने डाला, लेकिन ये कहना कि वो टैक्टिकल है इसलिए उसका विध्वंसक परिणाम नहीं होगा, ये कहना गलत होगा। उसका विध्वंसक परिणाम टैक्टिकल का आज की तारीख में उससे ज्यादा होगा जितना आपने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा। रूस की इस धमकी के बीच नाटो देश अगले सप्ताह परमाणु युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे।
इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई सक्रिय बम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि इस अभ्यास की योजना फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले ही बनाई गई थी। परमाणु हमलों के डर और धमकियों के बीच देश की तैयारियां भी बड़े स्तर पर चल रही हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप सौंप दी है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड्स भी हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन को सौंपने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से यूक्रेन के ऊपर एयर शील्ड बनाने की गुजारिश की है। जंग में बेलारूस भी कूद गया है और रूस का साथ दे रहा है। पुतिन की परमाणु हमले की धमकी की वजह से एंटी रेडिएशन दवा की डिमांड बढ़ गई है। अमेरिका ने 2389 करोड़ रुपए की आयोडीन दवा खरीदने का ऐलान किया है। यूक्रेन, पोलैंड और यूरोप के कई देशों में लोगों को पोटेशियम आयोडाइड की दवाएं बांटी जा रही हैं। इस तरह से डैमेज अभी कीव कर रखा है पुतिन ने, उससे अभी कीव का बहुत पोजीशन खराब हो रखा है। अगर कीव गिरता भी है और पुतिन अगर कीव को कैप्चर कर भी पाते हैं, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नाटो फोर्सेस ने एक जो समन्वय बना रखा है, एक जो उन लोग का एक कोलैबोरेशन हो रखा है रूस के खिलाफ, रूस के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो उसके अगेंस्ट जो आर्थिक सैंक्शंस भी लग रखे हैं, वो भी उससे रूस बहुत जल्दी निकल नहीं पाएगा।